Welcome again, dear students, and Assalamu alaikum. Today I am going to explain for you the question third and fourth, and learning about the literary devices and other questions of the very poem, that is A Child's Prayer by Sir Muhammad Iqbal. In our previous video, we have gone through the poem and then we have discussed it. It is a summary and also discussed it is first two questions. And today I am going to explain from this very question, that is question third. Why does the child want to be candle, moth, blossom? जो बच्चा है वो अपने रब से क्यों दुआ कर रहा है कि वो शम्मा, जुगनू और फूल की तरह हो जाए, फूल की तरह बन जाए? इन चीज़ों के साथ क्यों वो अपने आप को एस्क्राइब कर रहा है? तो इसका जो आंसर है वो इस तरह से है, द चाइल्ड वांट्स टू बी लाइक ए कैंडल सो दैट ही कुड एंड द डार्कनेस ऑफ द वर्ल्ड। जो बच्चा है वो चाह रहा है कि वो शम्मा की तरह हो जाए, रोशनी की तरह हो जाए, ताकि उसकी वजह से जो इस दुनिया की ये जहालत है, अंधेरा है, ये घटा है, ये उससे दूर हो जाए, छट जाए। ही वांट्स टू लव द कैंडल ऑफ नॉलेज। वो यहाँ पे जिस शम्मा की बात कर रहा है वो इल्म की शम्मा है, इल्म की रोशनी है। एंड विद द मॉथ्स पैशन एंड जेस्ट, वो इसके साथ वैसे ही प्यार कर रहा है, वैसे ही उसके साथ उसका वो जज्बा है। वो चाहता है कि रब उसमें वैसे ही एक पैशन भरे, जैसे जो मौत होता है, जो जुगनू होता है, परवाना होता है, जिसको इस चमक के साथ वो लव या वो उसका एक अफेक्शन होता है, उसके साथ उसका एक वो वाबस्तगी होती है, वैसे ही ये बच्चा चाहता है कि इल्म के साथ उसकी वैसी ही वाबस्तगी, वैसा ही अटैचमेंट हो। ही वॉन्ट्स टू बी लाइक ए ब्लॉसम, और वो फूल की तरह बनना चाहते हैं, शगुफे की तरह बनना चाहते हैं, सो दैट ही कुड ब्यूटिफाई हिज मदर लैंड, ताकि वो अपने इस वतन को, अपने इस देश को, अपने इस मुल्क को, अपने इस रीजन को वैसे ही खूबसूरत बना सके, वैसे ही इसको जीनत बख्श सके, जैसे एक बाग की जो जीनत होती है वो उसके फूलों की वजह से होती है। यहाँ पे जो ये पैशन है, पैशन मीन्स जोश, और जो जस्ट है, जस्ट मीन्स जज्बा, जिसको आप बोलते हैं लगाव। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं। तो बच्चा चाह रहा है कि वो शम्मा की तरह हो जाए, ताकि उसकी वजह से दुनिया की ये तारीखी दूर हो जाए, और वो मौत की तरह हो जाए, जुगनू की तरह हो जाए, जो इस शम्मा से बहुत प्यार करता है, इसके इर्द गिर्द घूमता रहता है, और वो भी इस इल्म की शम्मा के इर्द गिर्द ढूंढना, इसके पास जाना चाहता है, और वो फूल की तरह हो जाए, ताकि उसकी वजह से उसका जो वतन है, उसका जो मुल्क है, वो खूबसूरत हो जाए, जैसे एक बाग होता है। व्हाट इज़ चाइल्ड्स मिशन? जो बच्चे का यहाँ पर मिशन है, जो इसका काम है, और जो वो चाहता है कि रॉब उसको जिस काम पे लगाए, वो क्या है? द चाइल्ड मिशन इज लाइफ इज टू लव एंड सर्व द पुअर एंड दोज इन पेन। बच्चा जो चाह रहा है वो कोई पैसा या दूसरी चीज़ें नहीं चाह रहा है, वो चाहता है कि उसका रॉब उसको काम पे लगाए, इज़ टू लव एंड सर्व द पुअर। एक तो वो गरीब है, मोहताज है, मिस्कीन है, उनके साथ प्यार कर सके, उनकी कुछ खिदमत कर सके, उनके कुछ काम आ सके, और जो तकलीफ़ में है, जो दर्द में है, जो दुख में है, उनका कुछ मदावा कर सके, उनका कुछ मरहम कर सके, उनके इस तकलीफ़ में उनका शरीक हो, इनको इससे दूर कर सके। तो ये थे इसके जो क्वेश्चन। इसके बाद जो है दैट इज़ द लिटरेरी डिवाइसेस, जो यहाँ पे आपको समझने हैं, जो लिटरेरी हिसाब से बहुत अहमियत रखते हैं। अगर आप आगे जाके लिटरेचर सब्जेक्ट लोगे, कोई भी, इंग्लिश, उर्दू, कश्मीरी, तो आपको ये चीज़ें उसमें बार बार पढ़नी पड़ेंगी। आइडेंटिफाई मेटाफोर्स एंड सिम्बल्स इन द फॉलोइंग लाइन्स। ये जो पोइम है, इसमें बहुत सारे इस्तिआरे और बहुत सारे तशबीहात इस्तेमाल हुए हैं। तो बहुत सी चीज़ों के साथ ये बच्चा जो है ये अपने आप को कंपेयर कर रहा है, अपनी ख्वाहिशों को कंपेयर कर रहा है। माई टेंडर होप्स राइज अराइज टू लिप्स आई प्रे, काइंडली कैंडल लाइट मे माई लाइफ बी, as the moth goes around the shining light in zest, so let me love the candle of knowledge best, save me my God from all sneers of evil। तो इन लाइन्स में हमें ढूंढना है what are the metaphors, what are the similes that have been used by the poet in these very lines। शायद यहाँ पे कौन से तशबीहात, कौन से जो implied metaphors होते हैं या similes होते हैं, इस्तारे होते हैं, वो यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं, किन किन चीज़ों के साथ यहाँ पे मुशाबत दी गई है। और जो इसका आंसर है वो इस तरह से है, जो यहाँ पे हैं टेंडर होप्स अराइज टू लिप्स। जो यहाँ पे टेंडर होप्स हैं, उनको यहाँ पे थोड़ा बहुत वो पर्सोनिफाई किया गया है। अराइज टू द लिप्स, वो इसके होंठों पे आ गई। तो यहाँ पे लिप्स और जो होप्स हैं, उनका आपस में एक कनेक्शन, एक इस्तिआरा, एक मेटाफर के तौर पर लिया गया है। काइंडली काइंड लाइट में माई लाइफ बी। यहाँ पे जो बच्चे हैं वो अपने आप को चाह रहा है कि वो वैसे ही रोशन हो जाए, जैसे ये कैंडल शम्मा होती हैं। तो अपनी ज़िंदगी को और इस कैंडल को वो एक साथ वो कंपेयर कर रहा है, इस्तारे के तौर पर ले रहा है। तो द कैंडल ऑफ नॉलेज, जो इल्म की शम्मा है, यहाँ पे कैंडल और नॉलेज, इनको आपस में जोड़ा जा रहा है। जैसे ये शम्मा होती हैं जो रोशन करती हैं, वैसे ही इल्म की शम्मा होती हैं, जो यहाँ पे नॉलेज और कैंडल को आपस में वो इस्तारे, मेटाफर या आपस में जोड़ रहा है। दैन देयर इज सीनियर्स ऑफ इवल।
जो बुराई के जो वहाँ पे हरबे हैं या जो उसके सीनियर्स हैं, जो उसकी चालें हैं, तो यहाँ पे सीनियर्स और इविल को आपस में कंपेयर किया जा रहा है। जैसे जाला होता है जिसमें किसी को फांस लिया जाता है, तो वैसे ही यहाँ पे इविल बुराई और सीनियर्स, उनको आपस में एज इम्प्लाइड मेटाफर, एज इस्तारा यहाँ पे लिया जा रहा है, इनको आपस में कंपेयर किया जा रहा है। और जो सिमली है, सिमली में आपको बता दूँ, सिमली जो होती है ए फिगर ऑफ स्पीच इन्वॉल्विंग कंपैरिजन ऑफ वन थिंग विद अनदर ऑफ है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये मेटाफर भी देखेंगे। इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच और लिटरेरी डिवाइस इन विच ए नेम और डिस्क्रिप्टिव वर्ड और फ्रेज ट्रांसपोर्ट एन ऑब्जेक्ट और एक्शन डिफरेंट फ्रॉम बट एनालॉगस टू दैट टू विच इट इज़ अ लिटरेरी एप्लीकेबल योर फिंगर्स आर बम्बू स्टिक्स। तो मेटाफर और सिमली में सबसे बड़ी जो फ़र्क है, मेटाफर में हम किसी की क्वालिटी को दूसरी चीज़ में डाल देते हैं, एक किसी की चीज़ की क्वालिटी को दूसरी चीज़ में ऐड करते हैं, दूसरी चीज़ में डाल देते हैं। जैसे हम कहेंगे कि वो शेर है, तो यहाँ पे शेर की जो बहादुरी है और वो जो बंदा है, उनको आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ रहे हैं। इसमें हम लाइक और एज, जैसे और वैसे का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसको मेटाफर कहा जाता है, इस्तिआरा। खाली इनकी जो क्वालिटीज़ हैं, एक चीज़ की क्वालिटी को दूसरी चीज़ में हम डाल देते हैं। तो जैसे हम यहाँ कहेंगे योर फिंगर्स आर बैम्बू स्टिक्स, आपकी उंगलियां तो वो बैम्बू, बांस की जो स्टिक्स हैं वही है। अगर हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया योर फिंगर्स आर लाइक बैम्बू स्टिक्स, तो ये हो जाएगा मेटाफर, तो ये हो जाएगा सिमली, तो ये मेटाफर नहीं रहेगा। तो जो सिमली होती हैं, जैसे हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे खाली क्वालिटी इसकी जो बैम्बू स्टिक्स हैं और ये जो फिंगर्स है एक है, तो इसकी जो क्वालिटी है, इसकी जो हार्डनेस है, वो हमने इसकी फिंगर्स में जैसे देखी है, तो इसको हम मेटाफर कहेंगे, इस तरह कहेंगे। लेकिन जो सिमली है, फिगर ऑफ स्पीच इन्वॉल्विंग द कंपैरिजन ऑफ वन थिंग विद अनदर ऑफ ए डिफरेंट काइंड एज यूजिंग एज और लाइक एन इलस्ट्रेशन और ऑर्नामेंट ई.जी. योर फिंगर्स आर लाइक बाम्बू स्टिक्स। यहाँ पे जो हम किसी चीज़ की क्वालिटी को यहाँ भी हम दूसरे चीज़ के साथ कंपेयर कर रहे हैं, दूसरी चीज़ के साथ जैसे जोड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम लाइक कर रहे हैं या एज इस्तेमाल कर, यूर फिंगर्स आर एज बाम्बू स्टिक्स, ऐसे यूर फिंगर्स आर लाइक बाम्बू स्टिक्स। यहाँ पे जो लाइक और एज, जैसा या वैसा जो उर्दू में होता है, इसको हम इस चीज़ के साथ यहाँ पे ये डाल देते हैं। तो आपकी उंगलियाँ वैसी हैं जैसे बाम्बू स्टिक्स हैं। यहाँ पे हमने कहा आपकी उंगलियाँ बाम्बू स्टिक्स हैं, तो यहाँ पे हमने लाइक और एज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो इसको हम सिमली कहते हैं, तशबिया, और इसको हम इस्तिआरा कहते हैं, जिसको मेटाफर कहा जाता है। तो यहाँ पे जो लास्ट में इस पॉइंट में जो सिमली यहाँ पे इन लाइन्स में इस्तेमाल हुई है, वो यहाँ पे एज द मॉथ गोज अराउंड शाइनिंग लाइट, जैसे कि जुगनू जो है वो इस रोशनी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। यहाँ पे हमने जो एज इस्तेमाल किया, एज से सिमली हो गया, तो ये वरना ये एज मेटाफर ही यहाँ पे आ जाता है, शायर इसको एज मेटाफर ही लेता है। तो हमने देखा कि इसमें जो मेटाफर्स हैं, इस्तिआरे हैं, काफ़ी इस्तेमाल हुए हैं, क्वालिटीज़ को किसी दूसरे की चीज़ में डाला गया है, और जो यहाँ पे सिमली है वो इस तरह से है, एज द मॉथ गोज, मैं इल्म की शम्मा के इर्द गिर्द वैसे ही घूमूँ जैसे ये जुगनू जो होता है ये इस रोशनी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। सो डियर व्यूअर्स, ये थे इसके जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं जो इस पोएम में इस्तेमाल हुए हैं। इसके बाद जो है दैट इज़ डिस्कशन। You have to discuss these very questions with your classmates, with your teacher and जो आपके साथ वाले स्टूडेंट्स हैं उनके साथ आपको ये डिस्कस करना है। What are the various prayers that you make in the morning assembly at school? Discuss their meaning with your classmates. आप हर किसी स्कूल में तकरीबन जो सुबह का जो उनका जो टाइम शुरू होता है, तो सबसे पहले वो जो मॉर्निंग असेंबली होती है उसमें वो प्रेयर पढ़ते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हम पहले जो प्रेयर टू गॉड, अपने रब की कुछ तारीफ़ें करते हैं, उससे कुछ उसकी हमद करते हैं, फिर हम कोई नात पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम दुआ मांगते हैं, और फिर उसके बाद कोई जो अलग अलग जो स्पीचेस होती हैं अलग अलग टॉपिक्स पे, तो वो भी स्कूल में अक्सर मॉर्निंग असेंबली में ये चीज़ें होती हैं। लेकिन आपको यहाँ पे जो आप डिस्कस देयर मीनिंग विद योर क्लासमेट्स, जो आप स्कूल में प्रेयर पढ़ते हो तो आपको उसकी मीनिंग देखनी है। तो अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग जो प्रेयर्स होती हैं, जैसे कश्मीर में जो ज़्यादातर महजूर की जो पोइम है, साहिब व सच्चम में चैनी वक्त में असली शात हैं, वो पढ़ी जाती हैं, या जो हमने ऑलरेडी अभी पोइम पढ़ी इकबाल की, जो बच्चे की दुआ लब पे आती, ये हम देखते हैं। या जो कुछ उर्दू में कुछ नात हैं, हमुद हैं, तारीफ़ें हैं, तो वो चीज़ें देखी जाती हैं। या जो अभी थोड़ा बहुत वो सिक्योलर टाइप के स्कूल्स होते हैं,
आर्मी स्कूल्स होते हैं या पब्लिक स्कूल्स होते हैं या जो NCERT स्कूल्स होते हैं, उनमें जो प्रेयर का अपना अंदाज़ होते हैं या उनकी जो प्रेयर्स होती हैं वो इनसे थोड़ी बहुत डिफरेंट होती हैं, या जो मिशनरी स्कूल्स होती हैं उनकी जो प्रेयर्स होती हैं वो दूसरे स्कूल्स से किसी हद तक डिफरेंट होती हैं। तो आपको ये इसका जो मीनिंग है, जो भी आप प्रेयर पढ़ते हो अपने अपने स्कूल में, चाहे आप किसी भी लैंग्वेज में, कश्मीरी, उर्दू, इंग्लिश या जो आपकी रीजनल लैंग्वेजेस उनमें पढ़ते हो, यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग्स। उनकी जो मीनिंग्स हैं वो आपको समझने की कोशिश करनी है, एंड यू हैव टू डिस्कस दिस वेरी क्वेश्चन विद योर टीचर्स, विद योर क्लासमेट्स। आपको ये अपने टीचर्स और क्लासमेट्स के साथ ये चीज़ डिस्कस करनी है। इसके बाद जो सजेस्टेड रीडिंग है, जो यहाँ पे आपको सजेस्ट किया जा रहा है कि आप ये चीज़ देखो, दैट इज़ शिकवा एंड जवाबी शिकवा बाय इकबाल। अल्लामा इकबाल की जो मशहूर 2 नज़में हैं, बड़ी लंबी नज़में हैं। एक तो है शिकवा, जिसमें वो अपने रब से कंप्लेन कर रहा है, शिकायत कर रहा है कि उसने उम्मत मुस्लिमा को क्यों इस ज़वाल का शिकार बनाया है, क्यों इनकी ये हालत है। और फिर जवाब शिकवा में जो रब की तरफ से उसके जो शिकवा है, शिकायत का जवाब आ रहा है, तो वो भी एक दूसरी नज़म है जो इकबाल ने लिखी है। सो यू नीड टू रिमेंबर दीज, यू नीड टू रीड दीज वेरी पोएम्स, गो थ्रू दीज पोएम्स। कुलियाती इकबाल अगर आपके पास है, या आप ये नेट पे भी ये चीज़ें अभी अवेलेबल हैं, आप वहाँ पे ये भी देख सकते हो, सुन सकते हो, रीड कर सकते हो। सो ये बड़ी फेमस पोएम्स है अल्लामा इकबाल की, यू नीड टू गो थ्रू दिस वेरी पोएम्स। देन देयर इज़ अ कोट टू रिमेंबर। यहाँ पे एक कोटेशन है जो इरास्मस ने लिखी है। इरास्मस एक रेनेसेंस फिलासफर था। रेनेसेंस रिफॉर्मेशन के टाइम पे, जिस टाइम यूरोप में निशात सानिया या रिफॉर्मेशन, रेनेसेंस, मॉडर्न एज का दौर शुरू हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन, या उससे पहले जो इंटेलेक्चुअल वो एक अवेयरनेस आई थी यूरोपियन, खासकर इटाली में जो शुरू हुई थी, तो फिर वो पूरे यूरोप में फैल गई विद पैसेज ऑफ टाइम। तो इरास्मस का एक कोट है, 2 वेपन्स इन पर्टिकुलर और इम्पॉर्टेंट। तो 2 हथियार बड़े अहम हैं। वन इज़ प्रेयर एंड नॉलेज। एक तो दुआ है, इबादत है, एंड देन देयर इज़ नॉलेज, इल्म। जैसे कहा जाता है कि इल्म बड़ी ताकत है। तो प्रेयर बाइंड्स अस टू द गोल ऑफ हेवन। प्रेयर जो है वो हमें हेवन के साथ, रब के साथ, डिवाइन के साथ कनेक्ट करता है। एंड नॉलेज फोर्टिफाइज द इंटेलेक्ट विद सैल्यूटरी ओपिनियंस। और जो नॉलेज है वो हमें फोर्टिफाई करता है, हमारे जहन को, हमारी इंटेलेक्ट को सैल्यूटरी ओपिनियंस के साथ। जो अलग अलग जो व्यूज़ होते हैं, व्यू पॉइंट्स होते हैं, अंडरस्टैंडिंग्स होते हैं, थॉट प्रोसेसेस होती हैं, उनके साथ ये हमें कनेक्ट करती हैं। तो जिससे हम अलग अलग चीज़ें अंडरस्टैंड कर सकते हैं, एक सिंथेसाइज, एक उनमें हम आहंगी पैदा करते हैं। ईच कॉम्प्लीमेंट्स एंड गाइड्स द अदर। दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, मदद करती हैं। नॉलेज जो है वो प्रेयर को में आपकी मदद करती है, और जो प्रेयर है वो आपकी नॉलेज को ठीक करती हैं, आपको गलत रास्ते पे जाने नहीं देती है। तो ये इरास्मस की कोटेशन है। इरास्मस एक्चुअली था डाइसिडरस इरास्मस रोटरडैमस। ये डच फिलासफर था, हॉलैंड का था, और कैथोलिक थियोलॉजियन था। कैथोलिक जो क्रिश्चियंस थे, तो वो उनका एक बड़ा आलिम था। हु इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलासफर्स, स्कॉलर्स एंड लर्नड मैन ऑफ हिज टाइम। अपने दौर का ये एक टाइम पे सबसे ज़्यादा लर्नड मैन था यूरोप में। तो बड़ा ज़बरदस्त स्कॉलर था, फिलासफर था। और इंग्लिश लिटरेचर में क्रिटिसिज्म में इसका पढ़ा जाता, इंग्लिश लिटरेचर में इसको खासकर पढ़ा जाता है। और जो इसकी मशहूर बुक है, जो अक्सर आज भी पढ़ी जाती है, दैट इज़ इन प्रेज ऑफ फूली। तो एज ए कैथोलिक प्रीस्ट ही वाज एन इम्पॉर्टेंट फिगर इन क्लासिकल स्कॉलरशिप हु रोट इन प्योर लैटिन स्टाइल। क्योंकि ये एक कैथोलिक प्रीस्ट था, जो क्रिश्चियंस में 2 जो ग्रुप हुए हैं, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स। कैथोलिक्स पुराने थे और फिर उनमें प्रोटेस्टेंट्स पैदा हुए जो रिफॉर्मर्स थे। तो ये कैथोलिक ग्रुप से बिलोंग करता था, हालांकि रिफॉर्मेशन के टाइम पे पैदा हुआ था। और क्लासिक स्कॉलरशिप जो है, जो क्लासिकल लिटरेचर हैं, ग्रीक और रोमन का जो उस स्टाइल का है, उसको फॉलो करते थे। तो उसमें ये एक बड़ा नाम है। ये बिल्कुल प्योर लैटिन स्टाइल में, प्योर रोमन स्टाइल में, जैसे होरेस था या वर्जिल था, तो उनकी स्टाइल में बिल्कुल लिखता था। सो दिस वाज द डाइसिडियस इरास्मस रोटेरोडैमस, ये इसका फुल नाम था, और इन शॉर्ट इसको इरास्मस कहा जाता था। सो डियर व्यूअर्स, ये थी आज हमारी लेसन, और जो हमने इसके क्वेश्चंस देखे, दैट वाज दिस प्रेयर, चाइल्ड्स प्रेयर, और हमने इसके क्वेश्चंस देखे, और लिटरेरी डिवाइसेस डिस्कशन, और जो सजेस्टेड रीडिंग्स। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको ये अंडरस्टैंड हुआ तो चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, व्यू दे, ताकि जो वो नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ हैं वो भी आप तक पहुँच सके। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।